नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स की बात। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 के लिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। देखो, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अकाउंटिंग और इक्वेशन मतलब अकाउंटिंग मतलब बिजनेस में हमारे जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब हमने किसी को कुछ पे किया, किसी से कुछ रिसीव किया, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, नगद खरीदा या उधार खरीदा, नगद बेचा या उधार बेचा, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक से पैसे हमने निकाले। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन ट्रांजेक्शन्स की एक इक्वेशन तैयार की जाती है और उसे ही कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन इस बात पर बेस्ड है कि एसेट्स जो होती है वो इक्वल होती है लायबिलिटीज के, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि भाई एसेट्स हमेशा इक्वल होती है किस चीज के? लायबिलिटीज के। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो आप वहां पे जाकर देख लो तो बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी भी हम देखना चाहें तो अभी हम देख लेते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब है कि ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो कि जिसका बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कि हमें फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा, उसे हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी जितने भी चीजें होती हैं जिनका बेनिफिट हमें बिजनेस में आज तो मिलेगा लेकिन फ्यूचर में भी उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, उसे हम एसेट्स बोलते हैं। जनरली होता यह है कि बच्चे ना कुछ चीजें होती हैं जिन्हें रट लेते हैं, जैसे मशीन रट लिया, फर्नीचर रट लिया, बिल्डिंग रट लिया, लैंड रट लिया, और फिर उसी को याद रखते हैं कि भाई ये एसेट्स होता है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब हम समझ लें कि एसेट्स ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं जिनका बेनिफिट आज तो हमें मिलेगा लेकिन फ्यूचर में भी जिसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा, उसे हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होते हैं? लाइबिलिटीज मतलब जब हमारे सर पर टेंशन होता है कि फ्यूचर में हमें किसी को कुछ पे करना पड़ेगा तो हम उसे लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइबिलिटीज क्या है? जब हमारे सर पर यानी बिजनेस के सर पर ये टेंशन आ जाता है कि उसे फ्यूचर में किसी को कुछ पे करना पड़ेगा तो उसे क्या कहा जाता है? लाइबिलिटीज कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि एसेट्स हमेशा इक्वल होती है लाइबिलिटीज की। हमारे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनका इफेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज पर पड़ता है। तो जितना इक्वल के इस तरफ इफेक्ट पड़ेगा उतना ही इक्वल के इस तरफ भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा एसेट्स हमेशा इक्वल होता है किसके? लाइबिलिटीज के। अब ये जो लाइबिलिटीज होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। किस तरह से टू टाइप की होती है? एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटीज आपके कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सबसे पहले हम समझ लें कि ये इंटरनल लायबिलिटी क्या है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर की ही बात की जा रही है। मतलब जब बिजनेस के सर पे ये टेंशन आती है कि उसे बिजनेस के अंदर ही किसी को कुछ पे करना है तो वो इंटरनल लायबिलिटी होता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जब बिजनेस के सर पे टेंशन आती है कि उसे किसी आउटसाइडर को कुछ पे करना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाता है। अब मान लेते हैं कि बैंक से हमने लोन लिया, हमने मतलब बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का। तो जैसे ही हमने यानी बिजनेस ने लोन लिया वैसे ही बिजनेस के ऊपर सर पर ये टेंशन आ गई कि अब फ्यूचर में उसे ये लोन पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सर पर टेंशन आ गई तो ये चीज तो क्लियर है कि भाई ये लायबिलिटी हो गया। अब हमें ये देखना है कि बैंक जो है वो हमारे लिए क्या है। बैंक जो है वो हमारे लिए आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी। हमारे घर का बैंक थोड़ी ना है, आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है। तो इसलिए हम बैंक को लोन जो हमने लिया है उसको क्या ट्रीट करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट किया जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक सप्लायर है हमारा, हम उसके पास गए, हमने गुड्स खरीदा, उससे कितने का खरीदा? 50,000 रुपए का गुड्स खरीद लिया हमने। जब हमने अपने एक सप्लायर से 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा और उधार खरीदा, जैसे ही हमने उधार गुड्स खरीदा वैसे ही हमारे सर पे टेंशन आ गई कि हमें उस आउटसाइडर, उस पर्सन को, सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा। जैसे ही हमने गुड्स उधार खरीदा उससे हमारे सर पे टेंशन आ गई कि हमें उसे वो पैसा देना पड़ेगा। अब ये जो लायबिलिटी है, मतलब जो सर पे टेंशन आई है, सर पे टेंशन है वो तो लायबिलिटी है ना। तो अब ये जो सर पे टेंशन आई है वो लायबिलिटी है, ये चीज क्लियर है। लेकिन कौन सी लायबिलिटी है? वो जो सप्लायर है वो हमारे घर का इंसान नहीं है, मतलब हमारे बिजनेस का इंसान नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी है ना, आउटसाइडर है, बाहरी इंसान है। तो उसे भी हम क्या ट्रीट करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी की तो हमने दो एग्जांपल देख लिया। अब ये इंटरनल लायबिलिटी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी मतलब देखो, एक चीज बहुत अच्छे से आप समझो, शायद आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है जिसे अकाउंटिंग एंटिटी कहा जाता है, और वो अकाउंटिंग एंटिटी बोलता है कि भाई बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर।
बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों को कभी भी एक ट्रीट नहीं किया जाता। अगर दोनों के बीच में, दोनों मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो हम ये मानेंगे कि बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में वो ट्रांजेक्शन हुआ है। क्लियर है इतना? मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। अगर बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन होगा, तो हम ये मानेंगे कि बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में वो ट्रांजेक्शन हुआ है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं बिजनेस हूं और कोई एक पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है। अब मैं बिजनेस हूं, बिजनेस स्टार्ट होने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो मैं गया बैंक के पास। ठीक है, बैंक से मैंने कहा कि भाई हमें एज अ लोन पैसा दे दो। बैंक ने कहा ठीक है भाई, कितना पैसा चाहिए? हमने कहा कि भाई 5 लाख रुपए चाहिए। बैंक ने हमें 5 लाख रुपए दे दिए। अब आप एक चीज सोचकर मुझे बताओ कि अगर बैंक ने 5 लाख रुपए मुझे लोन दिया है, मुझे मतलब बिजनेस को अगर 5 लाख रुपए का लोन दिया है और बैंक को मैं कुछ साल बाद 5 लाख रुपए ही वापस करता हूं, तो बैंक जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है? ठीक है, अगर बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने बैंक से कहा कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो बैंक जो है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है? बहुत सिंपल सी बात है, बैंक जो है वो लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि जब बैंक ने मुझे आज पैसा दिया 2026 में और मैं उसे बैंक को पैसे वापस करता हूं 2031 में, मतलब 2031 में, आज 5 लाख रुपए मैंने उसे उससे उधार लिया है और 5 साल बाद जब मैं उसे 5 लाख रुपए वापस करूंगा तो बैंक लॉस में होगा। क्यों लॉस में होगा? क्योंकि आज जो वैल्यू है बैंक 5 लाख की वो ज्यादा है, 5 साल बाद 5 लाख की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो बैंक बिल्कुल भी राजी नहीं होगा इस चीज के लिए। बैंक मुझसे कहेगा भाई मुझे एक्स्ट्रा में कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा दो मुझे। मैं आप उससे बोलूंगा ठीक है भाई एक्स्ट्रा पैसा मैं दे दूंगा। उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या कहेंगे? बैंक कहेगा उसे इंटरेस्ट बोलेंगे, ब्याज कहेंगे। मतलब बैंक जब मुझे लोन देता है तो बैंक वो अमाउंट तो लेगा ही लेगा, साथ में उसके ब्याज भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, है ना। तो बैंक से जब मैंने पैसा उधार लिया तो मेरे सर पे टेंशन आ गया कि फ्यूचर में वापस देना पड़ेगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइज हो गया। अब बैंक को मैं उस लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करूंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब वहीं पर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मतलब बिजनेस को, तो मैं बैंक के पास नहीं गया, मैंने बिजनेसमैन से कहा, बिजनेसमैन भाई आप बिजनेस में पैसा लगाओ। तो बिजनेसमैन ने मुझे यहाँ पे पैसा लगाया, कितना? 5 लाख रुपए लगा दिया बिजनेसमैन ने। अब मैं अगर बिजनेसमैन से बोलता हूं कि आपने जो 5 लाख रुपए मुझे लगाए हैं, बिजनेस में लगाए हैं, उसके बदले में आपको 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, तो यहाँ पर बिजनेसमैन को भी तो लॉस है। सेम उसी तरह जिस तरह से बैंक को लॉस हो रहा था, तो बिजनेसमैन तो बिल्कुल राजी नहीं होगा। बिजनेसमैन बोलेगा मुझे भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे बैंक एक्स्ट्रा ले रहा था, क्या ले रहा था? इंटरेस्ट ले रहा था। तो बिजनेसमैन मुझसे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो मैं क्या कहूंगा उससे, ठीक है भाई आपने मुझे में मतलब बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं, मैं ये 5 लाख रुपए तो आपको वापस करूंगा ही करूंगा, साथ में जो प्रॉफिट होगा आपका, जो लॉस होगा वो भी आपका। ठीक है, बिजनेसमैन से क्या बोलता है कि भाई आप जो मुझे पैसा लगा रहे हो वो पैसा तो मैं आपको वापस करूंगा ही करूंगा। बिजनेसमैन ने जैसा ही पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस के सर पर टेंशन आ गई। क्या टेंशन आ गई? कि अब ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अब बिजनेस के सर पे ये टेंशन आई कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि लायबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा डाउट ये बनता है कि इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो बिजनेसमैन जो है वो हमारे बिजनेस का ही इंसान है, ये इंटरनल पर्सन है, तो इसलिए बिजनेसमैन को जो हमें पैसा वापस करना पड़ेगा वो कहलाएगा इंटरनल लायबिलिटी। और इस इंटरनल लायबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस नाम से? कैपिटल के नाम से। ठीक है, तो बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसके बदले में उसे वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसे प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे ये काम आएगा। मैंने क्या कहा? बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो बिजनेसमैन का, बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो भी किसका? बिजनेसमैन का। ठीक है, तो अब ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें क्या हो गई? एसेट्स हमेशा होता है लायबिलिटीज के इक्वल होता है, और ये जो लायबिलिटीज है वो 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल लायबिलिटी है उसे कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन दिखेगी वो कुछ इस तरह दिखेगी। एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज जो एक्सटर्नल लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल जो कि इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेसमैन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा एसेट्स पर, कुछ पड़ेगा लायबिलिटीज पर और कुछ पड़ेगा कैपिटल पर। जो भी इफेक्ट रहेगा इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ, दोनों तरफ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो
अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। इफेक्ट जो पड़ेगा वो और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका इफेक्ट मैं फिर से बता रहा हूं, या तो एसेट्स पे या लायबिलिटीज पे या कैपिटल पे पड़ेगा। हमें समझना है कि कब एसेट्स पे पड़ रहा है, कब लायबिलिटीज पे और कब कैपिटल पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है। एसेट्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ऐसी चीजें जिसका बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में मिलता रहेगा, अभी तो मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, वो एसेट्स है। लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज जब हमारे सर पर टेंशन आ जाए कि किसी आउटसाइडर को कुछ पे करना पड़ेगा, वो लायबिलिटीज है। और कैपिटल क्या है, जब बिजनेसमैन को हमें कुछ पे करना पड़ेगा तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि भाई कैसे इस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे 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 हम एक एग्जाम्पल देख लें, क्या एग्जाम्पल देख लें, चलो थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख लेते हैं पहले। चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ये है कि एसेट्स जो है वो इक्वल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो जो भी इफेक्ट पड़ने वाला है वो एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर और कैपिटल पे पड़ेगा। जो भी इफेक्ट रहेगा इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ सेम रहने वाला है। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितने से, 1 लाख रुपए से। अब देखो इस चीज को समझो, जब बिजनेसमैन कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। हम ये जो अकाउंटिंग करते हैं ना, ये अकाउंटिंग हम बिजनेस की तरफ से करते हैं, ये आप हर टॉपिक के लिए याद रखना। जितना भी अकाउंटिंग हमारा होता है वो बिजनेस की तरफ से होता है, बिजनेसमैन की तरफ से नहीं होता। तो आप जब भी सोचेंगे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आपको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। बिजनेस में पैसा आ रहा है मतलब आ रहा है, बिजनेस से पैसे जा रहा है मतलब जा रहा है। बिजनेसमैन के पास आ रहा है जा रहा है उसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कितने से, 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से जब बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस के पास क्या हुआ, 1 लाख रुपए आया। क्या आया, 1 लाख रुपए, रुपए मतलब कैश। अब ये जो कैश बिजनेस में आया है 1 लाख रुपए का, तो आपको ये सोचना है कि भाई ये जो कैश है वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है या कैपिटल है। एसेट्स मैंने आपको क्या बताया, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो सोचो अगर आपके पास कैश है तो क्या उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात, बिल्कुल मिलेगा। तो पहला इफेक्ट ये हो गया कि ये जो एसेट्स आपने लिखा हुआ है, इस एसेट्स में एक चीज बढ़ जाएगी, कैश। कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपए से। ठीक है, और ये हमने एज इट इज लगा दिया इक्वल। ठीक है, अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस में कैश लगाया 1 लाख रुपए का, तो कैश तो आ गया भाई 1 लाख रुपए, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, बिजनेस के सर पे टेंशन आई कि इसने पैसा दिया है, इसको पैसा वापस देना पड़ेगा। अब वो जैसे टेंशन आई कि इसे पैसे वापस देना पड़ेगा, तो समझ में आया कि भाई ये तो लायबिलिटीज है। अब ये सोचना है कि इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो वो जो बिजनेसमैन है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इंटरनल पर्सन है। इंटरनल पर्सन मतलब कैपिटल। तो ये जो 1 लाख रुपए हमारी टेंशन बढ़ी है वो कहां पर बढ़ी है, कैपिटल में। तो कैपिटल यहां पे हम प्लस कर देंगे कितने से, 1 लाख रुपए से। ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा ये आपका चलता रहेगा। यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आप, इस कॉलम को आप लिखेंगे किस नाम से, या तो आप ट्रांजेक्शन के नाम से लिख सकते हैं या फिर आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक लाइन आ जाएगी और एक लाइन ये की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मेन हेडिंग है और इसके नीचे सब हेडिंग्स आ जाएगी और फिर यहाँ पे हम लिखते जाएंगे अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन क्या था, ट्रांजेक्शन था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये हो गया वही पहला। आप देखो हर एक पॉइंट पर आप चेक करते रहना, इक्वल के इस तरफ, इक्वल के इस तरफ, सेम इफेक्ट है। यहाँ भी 1 लाख प्लस में है और यहाँ भी 1 लाख प्लस में है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं कि भाई 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए गए। ट्रांजेक्शन क्या है? डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू द बैंक। बैंक में आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। अब आपको ये समझना है, देखो हर एक ट्रांजेक्शन को आप खुद पर अप्लाई करके देखोगे, इमेजिन करना है आपको, विजुलाइज करना है। जितना अच्छे से आप विजुलाइज कर पाओगे ट्रांजेक्शन को, उतने अच्छे से आप समझ पाओगे, उतने अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। ट्रांजेक्शन मैंने आपको क्या बताया, बिजनेसमैन ने मतलब बिजनेस ने 10,00,000 रुपए जो है वो बिजनेस में बैंक में डिपॉजिट किए है ना, ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सोचो, ये मेरे पास 10,000 रुपए रखे हुए हैं, ये 10,000 रुपए लेके गया मैं बैंक में और बैंक में मैंने जमा कर दिए और मैं घर वापस आ गया। तो मेरे हाथ में जो 10,000 रुपए थे वो तो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो मेरे पास पहला इफेक्ट क्या हुआ कि मेरे पास से कैश चला गया। कैश चला गया मतलब कैश कम हो गया। कैश अगर कम हुआ है तो ये हमने लिखा हुआ है, कैश हमारे पास पहले से 1,00,000 रुपए था, हमने 10,000 रुपए ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे पास से 10,000 कैश कम हो गया। 10,000 कैश कम हुआ तो माइनस कर देंगे सबसे पहले हम कितने रुपए, 10,000 रुपए कैश में से हमने सबसे पहले माइनस कर देना है क्योंकि ये तो गया हमारे पास से। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब मैं बैंक में गया, मान लीजिए बैंक में मेरे पहले पैसे ही नहीं थे, बैंक बैलेंस मेरा 0 था। अब जब बैंक में मैंने 10,000 रुपए जमा किए तो वो जो बैंक बैलेंस है जो मेरा 0 था वो मेरा 10,000 रुपए हो गया। मतलब मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ गया। अब ये जो बैंक बैलेंस है उस पर इफेक्ट पड़ा है। ये बैंक बैलेंस एसेट्स है, लायबिलिटीज है या कैपिटल है? तो आपको सोचना है, बैंक में अगर आपने पैसे जमा किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा आप फ्यूचर में निकाल के यूज कर सकते हो। मतलब बैंक बैलेंस आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। इसका मतलब क्या है, एसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम है बैंक, और यहां पर बैंक बैलेंस हमारा 10,000 से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है। उसके अलावा यहां पर कोई कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा क्या? ना, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो इक्वल के इस तरफ क्या है, 0, इक्वल के इस तरफ क्या है, माइनस का 10,000 प्लस का 10,000, मतलब यहां पर भी 0। ठीक है, सेम इफेक्ट है, मतलब सही चल रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हो गया भाई हमारा दूसरा इफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जैसे दो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं ना तो आपको एक न्यू इक्वेशन बना लेना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे भी आप इसे बंद कर देंगे और ये हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। ठीक है, 1,00,000 में से 10,000 माइनस किया तो कितना बचा, 90,000 में कैश की पोजीशन है। बैंक बैलेंस पहले तो था नहीं, 0 लिख देते हैं। अब कितना हो गया, 10,000 हो गया भाई। ठीक है, और इधर पर लाइब्रेरीज में कुछ है नहीं, कैपिटल कितना है, 1,00,000। अब न्यू इक्वेशन को भी एक बार चेक करते हैं। इक्वल के इस तरफ 10,00,000, इक्वल के इस तरफ, सॉरी मैंने गलत बोला, इक्वल के इस तरफ 1,00,000, इक्वल के इस तरफ भी 1,00,000, मतलब सब सही चल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम मानते हैं कि हमने गुड्स खरीदा 5,000 रुपए का नगद। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेस ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। आपने उधार गुड्स खरीदा कितने का, 5,000 रुपए का। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। भाई गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा, 5,000 का। कैसे खरीदा, उधार खरीदा। फिर से विजुलाइज करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, 5,000 रुपए नहीं था मेरे पास। ठीक है, जब 5,000 रुपए नहीं था, मैं गया भाई, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा भाई एक काम करो, 5,000 रुपए का गुड्स दे दो। उसने कहा ठीक है भाई, उसने मुझे 5,000 का गुड्स दे दिया। उसने कहा पैसे, मैंने कहा आज नहीं है पैसे, पैसे तो मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब मैंने उससे गुड्स खरीद लिया, कितने खरीदा, 5,000 का। मेरे पास गुड्स आया है ना, मेरे पास क्या हुआ, गुड्स आ गया। जब मेरे पास गुड्स आ गया तो ये गुड्स मेरे लिए क्या है, ये स्टॉक मेरे लिए क्या है, ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। क्यों, क्योंकि इस गुड्स को जब मैं बेचूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा ना। तो ये गुड्स जो है जिसे हम स्टॉक बोल सकते हैं, तो ये गुड्स जो है मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। फ्यूचर में बेनिफिट देगा मतलब एसेट्स है। एसेट्स से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बना दिया स्टॉक के नाम से। कितने रुपए का खरीदा, 5,000 का ना, तो मेरे पास 5,000 का गुड्स आ गया, तो ये लिख दिया भाई 5,000 रुपए मैंने। ठीक है भाई, एक इफेक्ट तो समझ में आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने उससे गुड्स खरीदा उधार। तो जैसे ही मैंने उससे उधार खरीदा, जैसे ही मैंने उससे बोला कि 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे हम, वैसे ही मेरे सर पे टेंशन आ गया कि फ्यूचर में उसे पे करना पड़ेगा, मतलब ये लायबिलिटीज है और फ्यूचर में किसी को पे करना है तो ये लायबिलिटी होता है। अब सवाल ये है कि हमारे पास तो 2 लायबिलिटी है, एक है इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल के नाम से, एक है एक्सटर्नल लायबिलिटी।
लायबिलिटी के नाम से। तो हमें ये देखना है कि जिससे हमने गुड्स खरीदा वो हमारे बिजनेस का इंसान है क्या, हमारे घर का आदमी है? बिल्कुल नहीं है, वो तो आउटसाइडर है, हम तो उसको मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से जानते भी नहीं है, हो सकता है, तो वो हमारे लिए आउटसाइडर है, तो हम उसे पे करेंगे। मतलब ये हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो ये जो लायबिलिटी है यहाँ पर हम लिख देंगे कितने रुपए? 5,000 रुपए ये हमने लिख दिया। ठीक है, कितने रुपए से बढ़ गया? 5,000 रुपए से, तो ये 5,000 हमने लिख दिया। अब देखो एक चीज याद रखो, ये लायबिलिटी तो है लेकिन इस लायबिलिटी का नाम क्या है? जब हम किसी पर्सन से कुछ उधार खरीदते हैं ना, तो हम उस पर्सन को क्रेडिटर के नाम से शो करते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी से कुछ उधार खरीदा तो हम किस नाम से शो करेंगे? क्रेडिटर के नाम से शो करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिटर। ठीक है, ये लायबिलिटी बढ़ गया किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। बाकी जगह पर क्या इफेक्ट रहेगा? बाकी जगह पे जीरो इफेक्ट रहेगा, कुछ नहीं है तो जीरो 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 कर दो सब जगह पे। यहाँ पे भी पहले था नहीं ना, तो ये जीरो कर देंगे, यहाँ पे भी हम जीरो कर देंगे। अब एक बात चेक कर लो भाई, इक्वल के इस तरफ 5,000, इक्वल के इस तरफ 5,000, मतलब सही चल रहा है। अब इन दोनों को मिलाकर हम न्यू इक्वेशन बना देंगे, ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब क्या होगा? 90 में कुछ भी प्लस नहीं किया, 90,000, 10,000 में कुछ भी प्लस नहीं किया, 10,000, 5,000 में कुछ भी प्लस नहीं किया, 5,000 एज इट इज रहेगा, ये भी 5,000 रहेगा और ये रहेगा 1 लाख। मैंने आपको क्या सिखाया? हर पॉइंट पर चेक करो, इक्वल के इस तरफ 1,05,000, इक्वल के इस तरफ 1,05,000, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो अभी हमने गुड्स खरीदना देखा था उधार, अब हम गुड्स खरीदना देखते हैं नगद। ठीक है, क्या होगा भाई? ये हमने लिख लिया, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। नगद हमने गुड्स खरीदा, नगद गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा? मेरे पास, वही आप विजुलाइज कीजिए, एग्जांपल समझिए, मेरे पास तो 2,000 रुपए, 2,000 रुपए का नगद गुड्स खरीदा। ठीक है, ठीक है, 2,000 का नगद गुड्स खरीदा, मेरे पास 2,000 रुपए थे, मैं 2,000 रुपए लेकर गया और मैंने उसको शॉपकीपर को दिया और मैंने उससे बोला कि भाई हमें गुड्स दे दो, उसने 2,000 का गुड्स दे दिया। सिंपल सा ट्रांजेक्शन ना। 2,000 का गुड्स खरीदा, हमारे पास गुड्स आ गया, उसने पैसे मांगे, हमने तुरंत 2,000 रुपए गिनकर उसको दे दिए। हमारे पास क्या आया? गुड्स आया। हमारे पास से क्या गया? कैश गया। फिर से हमारे पास क्या आया? गुड्स आया। गुड्स आया मतलब स्टॉक आया। स्टॉक आया तो हम क्या करेंगे भाई? स्टॉक आया है, स्टॉक बढ़ गया है मतलब प्लस हो गया है, तो स्टॉक में मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2,000 रुपए प्लस। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? याद करो याद करो याद करो। दूसरा इफेक्ट क्या था? मैंने बताया था कि भाई उसने पैसे मांगे, हमने तुरंत 2,000 रुपए गिन के दे दिया। आज तो हम पैसे लेके गए थे, तुरंत पैसा पेमेंट कर दिया उसको। अब क्या करें? हमने 2,000 कैश दिया, मतलब हमारे पास से कैश गया। कैश गया तो क्या हो गया? कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो हम क्या करेंगे? कैश में से 2,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया कितना? 2,000 रुपए। बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, जीरो कर दो भाई। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। फिर कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। हो गया। इक्वल के इस तरफ जीरो, इक्वल के इस तरफ देखो 2,000 प्लस का 2,000 माइनस का मतलब जीरो, तो सब सही चल रहा है। अब फिर से क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन बना देंगे, तो ये न्यू इक्वेशन बन गई। 90 में से 2 माइनस किया तो 88,000, 10,000 एज इट इज, 7,000 एज इट इज, 5,000 एज इट इज और 1 लाख एज इट इज। इक्वल के इस तरफ 1,05,000, इक्वल के इस तरफ 1,05,000 प्लस करके देख लो आप। ठीक है, सेम आ रहा है मतलब सही चल रहा है। मेरा सजेशन आपको हमेशा यही रहेगा, हर पॉइंट पर चेक करो, जहां पर भी गड़बड़ होगा तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, हम पूरा करते जाते हैं फिर लास्ट में जाके पता चलता है ये तो गड़बड़ है, फिर जहां गड़बड़ है वो ढूंढने में हमें समय लग जाता है। तो आप हर एक लेवल पे चेक करते हुए चलो। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? गुड्स खरीदने का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स सेल करने का, गुड्स बेचने का। अब देखो एक चीज है कि अगर आपने कोई चीज जो कि 2,000 रुपए में खरीदी है तो आप 2,000 में तो बेचोगे नहीं, उसे हो सकता है आप 3,000 रुपए में बेचोगे। ठीक है, तो हम ऐसा ट्रांजेक्शन देखते हैं जिसमें जो हमने गुड्स खरीदा था उसको हमने बेच दिया और जितने का था उससे ज्यादा पे बेचा। मतलब जैसे ट्रांजेक्शन ये है कि 2,000 रुपए का गुड्स हमने 3,000 रुपए में बेच दिया। मतलब जो गुड्स था जिसका वैल्यू था 2,000 रुपीज, जिसका कॉस्ट था 2,000 रुपीज, उसको हमने बेचा कितने में? 3,000 रुपीज में बेचा। अब इसका क्या करेंगे भाई? तो फिर से समझो, 2,000 रुपए का गुड्स 3,000 में हमने बेच दिया। मैं बैठा हुआ हूँ दुकान पर अपनी, एक कोई पर्सन आया, कहता है सर ये गुड्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई लेके जाओ। उसने कहा प्राइस कितने का? मैंने सोचा कि देखो खरीदा तो 2,000 रुपए का था, अगर 2,000 तक बेच दूंगा तो मुझे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं।
तो मैंने उससे कहा कि भाई 3,000 रुपए का है, उसने कहा ठीक है हमें दे दो, तो मैंने उसको उठाकर गुड्स दे दिया, उसने उठाकर मुझे पैसा दे दिया। फिर से सुनो, मैंने उसे गुड्स दे दिया, कितने रुपए का गुड्स, वो गुड्स जो मेरे लिए कितने का था, 2,000 का, तो मैंने उसे गुड्स दिया 2,000 का, तो मेरे पास से गुड्स गया, पर कितने का गया, 2,000 का, मेरे पास से स्टॉक गया 2,000 रुपए का, तो क्या करें क्या करें क्या करें, ये जो स्टॉक था वो 2,000 का चला गया, तो मैं 2,000 का स्टॉक कम कर दूंगा, दे दिया ना मैंने, तो कम कर दिया, माइनस कर दिया। अब अगला इफेक्ट क्या रहेगा इसका, ध्यान करो, जो एग्जांपल मैंने बताया कि मैंने उसे 2,000 का गुड्स दिया, उसने मुझे 3,000 रुपए दे दिए, तो मेरे पास क्या आया, 3,000 रुपए आए मेरे पास, 3,000 रुपए मतलब 3,000 कैश आया मेरे पास, तो कैश मेरे पास बढ़ गया, देखो कैश का कॉलम पहले से बना हुआ है, तो 3,000 का कैश मेरे पास बढ़ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे प्लस कर दूंगा 3,000 रुपए, कर दिए 3,000 रुपए प्लस। अब देखो अब क्या हुआ, देखो मैंने बताया ना इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ सेम रहता है, देखो इक्वल के इस तरफ तो कुछ नहीं है, जीरो है, इक्वल के इस तरफ देखो प्लस का 3,000 माइनस का 2,000, क्या हो रहा है, प्लस का 3,000 माइनस का 2,000, मतलब ये तो गड़बड़ है ना। मैंने आपको सिखाया था इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ सेम इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इक्वल के इस तरफ 1,000 का बैलेंस दिख रहा है, इधर कुछ भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए जो गुड्स था 2,000 का, जब मैंने उसे बेचा 3,000 रुपए में, तो मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब याद करो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन ने जब मुझे पैसा दिया, मुझे मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका, जो भी लॉस होगा वो भी आपका। अब इस ट्रांजेक्शन में मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो जैसे ही मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ, मुझे याद आया, मुझे मतलब बिजनेस को याद आया कि भाई 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो जो बिजनेसमैन है उसको हमने प्रॉमिस किया था कि भाई आपको जो भी प्रॉफिट होगा हम दे देंगे, तो यहाँ पे 1,000 का जब प्रॉफिट हुआ तो वो किसका हुआ, बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन के अकाउंट को हम किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल के नाम से, तो हम यहाँ पे कैपिटल में 1,000 रुपए प्लस कर देंगे। आई बात समझ में। अब देखो इक्वल के इस तरफ कितना है, 2,000 माइनस का 3,000 प्लस का मतलब 1,000 बैलेंस है, इक्वल के इस तरफ भी 1,000 बैलेंस है, ठीक है, सब सही चल रहा है, ये सब जगह पे हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। आई बात समझ में। तो इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इसी तरह से ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके और भी ट्रांजेक्शन है, और भी चीजें हम देखेंगे, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, लेकिन वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल आज के लिए आप इतना समझिए। और अच्छा एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, इसका ट्रांजेक्शन मैंने नहीं लिखा। ट्रांजेक्शन क्या था, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 2,000 4 रुपीज 3,000, है ना, 2,000 का गुड्स 3,000 में हमने बेच दिया था। फिर क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनाना है, ये तो रह ही गया था, ठीक है। 88 में 3 प्लस करेंगे तो 91,000, ये कितना 10,000, ये कितना 5,000, 2,000 माइनस करना है, 7 माइनस 2 5,000, ठीक है, ये कितना 5,000 का, ठीक है। फिर 1 लाख में 1,000 प्लस किया तो कितना 1,01,000। ये बात समझ में आ गई। चलो एक काम करो, एक और ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया, ये जो हमने उधार गुड्स खरीदा था ना, उधार गुड्स खरीदा था कितने का, 5,000 रुपए का। तो हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि भाई हमने क्रेडिटर को पे किया 4,500 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, कि हमारा क्रेडिटर था कितने का था, 5,000 का, ये देखो क्रेडिटर है 5,000 का, है ना। कभी कभी ऐसे भी ट्रांजेक्शन आते हैं जो कि ऊपर किसी ट्रांजेक्शन से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। ये देखो थर्ड वाले में हमने क्रेडिट में उधार में कुछ खरीदा था कितने का, 5,000 रुपए का। तो यहाँ पे हमारे सर पे टेंशन आ गई थी कि 5,000 रुपए पे करना है, तो उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिया है कि पेड टू क्रेडिटर रुपीज 4,500 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर रुपीज 4,500 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब ये क्या बात आ गई भाई, बात ये आ गई कि ये जो क्रेडिटर था जिससे 5,000 रुपए का हमने उधार कुछ खरीदा था, ये क्रेडिटर हमने बढ़ा दिया था, टेंशन आ गई थी ना सर पे कि 5,000 पे करना है। अब उस टेंशन को हम खत्म कर रहे हैं, वो आया हमारे पास, बोलता है भाई पैसे दे दो, तो हमने कहा कि भाई एक काम करो 4,500 रुपीज है हम भी हमारे पास, तो आप तो एक काम करो, आप अपने वाले हो, 4,500 रुपीज लो, ट्रांजेक्शन खत्म करो यार, क्या बार बार का लेना देना।
तो वो उसने थोड़ी सी आनाकानी, क्योंकि भाई वो पैसे लेने को तैयार नहीं है। हमने कहा ठीक है ना भाई, 5,000 रुपए लेने थे, 4500 रुपीज का ले लो और इसको खत्म करो। कैसे तैसे 5-10 मिनट बहस करने के बाद वो मान गया। ओवरऑल ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, क्रेडिटर जो 5,000 रुपए का था उसे